है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए NCERT की साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे। जंतुओं में जनन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ ही देखिए क्लास 6 और 7 की NCERT की बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चैप्टर देखिए आज का जंतुओं में जनन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने थे या आगे बनने की संभावना है। सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रजनन। जाति स्पीसीज के लिए आवश्यक है। तो देखिए जितनी जो जातियाँ स्पीसीज जाति को ही इंग्लिश में कहते हैं, तो प्रजनन प्रत्येक जाति के लिए आवश्यक होता है। प्रजनन के द्वारा ही उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो देखिए पौधों में भी जनन की विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ऐसे जंतुओं में भी दो विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ये चैप्टर है आपका जंतुओं में जनन। तो यहाँ पर हम जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसका PDF भी देखिए मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पहला हम देखेंगे लैंगिक जनन, जिसमें जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। तो ये देखिए नर जननांग क्लियर हो गया होगा। शुक्राणु नर जननांग से संबंधित है और प्रत्येक शुक्राणु बहुत सूक्ष्म तो होता है, लेकिन इसमें देखिए सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया भी है। नेक्स्ट देखिए हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। जितने भी शुक्राणु होंगे सभी में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाएंगे। नेक्स्ट बात करें मादा जननांग की, तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। तो देखिए अंडाणु जो होता है उसका संबंध मादा जननांग से होता है और शुक्राणु जो होता है उसका संबंध आपका नर जननांग से होता है। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो देखिए शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही आपकी एकल कोशिका होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए निषेचन। निषेचन क्या होता है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो देखिए जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है निषेचन। इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, यही आपका निषेचन कहलाता है। और इसके बाद क्या बनता है? तो युग्मज का निर्माण होता है, याद रखिएगा। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। ये देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, निषेचन हो रहा है। ये देखिए अंडाणु है और ये शुक्राणु इसमें आकर संयोजित होंगे। नेक्स्ट देखिए निषेचन भी आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक निषेचन हो जाता है और एक बाह्य निषेचन हो जाता है। आंतरिक निषेचन की बात करें तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गए, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में देखिए होता है कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो अगर मादा जंतु के शरीर के अंदर क्रिया हो रही हो, निषेचन हो रहा तो आंतरिक निषेचन, और अगर मादा के बाहर निषेचन हो रहा हो तो आपका बाह्य निषेचन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ इसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं बाह्य निषेचन के। जैसे बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड़, पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मादा के मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बाह्य निषेचन जो होता है आपका मेढक में होता है कि किस किस तरह होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मेढक के जो अंडे होते हैं वो मुर्गी के अंडे की तरह के नहीं होते, क्योंकि मुर्गी के अंडे आपने देखा होगा कि ऊपर से कवच से ढके रहते हैं, जबकि मेढक के जो अंडे होते हैं बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। तो इन मेढक के अंडों की सुरक्षा कौन करता है? जेली की परत होती है उनमें, वही उनकी सुरक्षा करती है और उनको एक साथ रखती है। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। तो देखिए कैसे होता है इनमें निषेचन मेढक में। मादा अंडे देती है, मेढक मादा जो होगी
वो अंडे देती है। उसके बाद नर क्या करता है, उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। तो याद रखिएगा, मेढक में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। जनन का देखिए पहला चरण निषेचन था। निषेचन के बाद युग्मनज जो बनता है वही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है और गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। अब माँ से जो बच्चे का जन्म होता है, देखिए पहले निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण में परिवर्तन होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास होता है, धीरे धीरे एक एक अंग बनते हैं और जब उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो 9 महीने में देखिए उस बच्चे का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है, मुर्गी का आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो मुर्गी में देखिए आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी उस पायन के लिए अंडों पर बैठती है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। तो मुर्गी के अंडे में देखिए क्या होता है, आंतरिक निषेचन तो होता ही है, साथ ही में अंडों पर बैठती हैं मुर्गियां जो होती हैं, अंडे देने के बाद उन पर बैठा करती हैं। तो किस लिए बैठती हैं, देखिए उष्मायन के लिए, ऊष्मा के लिए। और अंडे के अंदर जब बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो कवच, जो ऊपरी कवच होता है, फूट जाता है और उससे बच्चे निकल आते हैं। नेक्स्ट है, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जरायुज जो सीधे शिशु को जन्म दे दिया और जो अंडे देते हैं वो आपके अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेढक की वयस्क बनने का चरण। तो देखिए पहले अंडा बनता है, उसके बाद टैडपोल जिसको लार्वा कहते हैं, उसके बाद वयस्क होके वही मेढक बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। ये देखिए चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। पहले अंडे, मेढक से अंडे निकले, उसके बाद देखिए ये आरंभी टैडपोल है, इसके बाद बाद का टैडपोल का जैसे जैसे विकास हुआ थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद वयस्क मेढक बन गया। नेक्स्ट है, टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, टैडपोल जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, आपका कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं आप, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव के हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाला उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो अलैंगिक जनन देखिए, लैंगिक जनन में क्या था, नर और मादा युग्मक का संलयन होता था और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म दे देता है। तो ये देखिए आपका हो जाता है अलैंगिक जनन। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में हाइड्रा दिया गया है। ये देखिए हाइड्रा में ये जो नए नए उभार दिख रहे हैं आपको, ये एक प्रकार के नए जीव ही हैं। धीरे धीरे इनका विकास होकर ये नए जीव बन जाते हैं खुद से ही, मतलब एक ही जनक से इसमें नए जीव का जन्म हो जाता है। ये आपका हो जाता है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो देखिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट है, अमीबा एक कोशिकी होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। तो अमीबा देखिए, अमीबा से क्या होता है, इसमें कोशिका का विभाजन हो जाता है, खंडन हो जाता है, इस तरह इसमें जनन होता है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। तो याद रखिएगा अमीबा में कैसे जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। ये अमीबा है। धीरे धीरे देखिए इसमें केंद्रक विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जुड़े हैं और दूर दूर जाएंगे और फिर एकदम से अलग हो जाएंगे, नई संतति का निर्माण हो जाएगा। तो अमीबा में जो आपका जनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है। और हाइड्रा में मैंने आपको बता ही दिया अभी ऊपर कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है देखिए क्लोन। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो देखिए क्लोनिंग होता क्या है कि जब कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है, कोई भी कोशिका हो या अन्य जीवित भाग हो, जो संपूर्ण जीव हो, अगर कृत्रिम रूप से बनाया जाएगा, उसको कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाएगा तो आपका क्लोनिंग कहलाता है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के
रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डाली रखा था। तो मतलब आर्टिफिशियल जो होते हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं आर्टिफिशियल, जब किसी जीव को उत्पन्न किया जाता है वही आपका क्लोन कहलाता है। और सबसे पहले किसने किया था? तो किसी जंतु का क्लोनिंग सब सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने किया था, जिसमें भेड़ का क्लोन किया गया था जिसका नाम डाली रखा गया था। नेक्स्ट है देखिए, डाली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक ही मक्खी अंडे देती है। यह मच्छिका रानी मच्छी कहलाती है। अन्य सभी मादा मच्छिका कर्मी मच्छिका होती हैं, काम करने वाली होती हैं। रानी मच्छिका हजारों अंडे देती है। निषेचित अंडे से मादा बनते हैं, जबकि निषेचित अंडे से नर बनते हैं। निषेचित अंडे से देखिए मादा बनती है और अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें नरों का कुछ खास रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी नर और मादा तो बनते ही हैं, जो ड्रोन कुम मच्छिका कहलाते हैं। इन कर्मी मच्छिकाओं का काम होता है कि वे अंडों के उष्मायन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखे। तो देखिए, अंडों के उष्मायन के लिए कितना ताप की आवश्यकता होती है? 35 डिग्री सेल्सियस की। काम करने वाली जो मच्छिकाएं होती हैं, फूलों से रस ढूंढ कर लाती हैं, अंडों को सेती हैं, ये सब उनका काम होता है। और एक ही रानी मच्छिका होती है मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे देती है। ईवीएस वाले, जब मैं क्लास 3, 4, 5 की मैंने ईवीएस पढ़ाया था, उसमें भी देखिए ये आया था, काफ़ी अच्छा पॉइंट था, वहाँ पर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दी। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।